नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो शायद उतनी सुर्खियों में नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जितेंद्र अटकल्ला बनाम दिल्ली सरकार मामले में वकीलों को वरिष्ठ वकील का दर्जा देने के तरीके पर फिर से विचार किया है। हाँ, ये फैसला 13 मई 2022 को आया था और अक्सर इसे न्यायपालिका का आप कह सकती हैं एक अंदरूनी मामला मान लिया जाता है। बिल्कुल। लेकिन ये हमारे कानूनी पेशे के एक बहुत ही बुनियादी पहलू से जुड़ा है, वकीलों के बीच का ये वर्गीकरण, वरिष्ठ और अन्य वकील। और ये सिर्फ वकीलों तक की बात नहीं है। हमारा स्रोत लेख न्यायिक समानता और कानूनी अभिजात वर्ग इसी पर जोर देता है कि ये कैसे पूरी न्याय प्रणाली को और यहाँ तक कि हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को भी प्रभावित कर सकता है। तो आज हम इसी लेख की मदद से इस पूरे मुद्दे की गहराई में जाने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि ये वर्गीकरण क्यों है, इसकी नींव क्या है और इसके क्या मायने हैं। शुरू करते हैं। तो ये जो वकीलों को वरिष्ठ और अन्य में बांटा जाता है, इसकी कानूनी बुनियाद क्या है और स्रोत इसे समस्या की तरह क्यों देखता है? जी, इसकी जड़ हमें मिलती है अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 16 में। ये धारा कहती है कि भाई कुछ वकीलों को उनकी योग्यता या बार में उनकी जो प्रतिष्ठा है या कानून का कोई विशेष ज्ञान या अनुभव है, उसके आधार पर वरिष्ठ का दर्जा दिया जा सकता है। सुनने में तो ये ठीक लगता है, मतलब योग्यता के आधार पर। हाँ, कागज पर तो यही लगता है, लेकिन आलोचना ये है और स्रोत लेख इसी पर जोर देता है कि इसने असल में बराबरों के बीच असमानता पैदा कर दी है। एक तरह का क्या कहते हैं, कानूनी अभिजात वर्ग या लीगल ओलिगार्की बना दिया है। लीगल ओलिगार्की यानी कुछ चुनिंदा लोगों का एक समूह जो ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। इसको तो शायद कोर्ट में चुनौती भी दी गई थी। इंदिरा जयसिंह मामला है ना? जी हाँ, बिल्कुल। 2017 में और फिर 2023 में भी। लेकिन देखिए, अदालत ने धारा 16 को रद्द नहीं किया। कोर्ट का मानना था कि अगर किसी शक्ति का गलत इस्तेमाल हो सकता है तो सिर्फ इस डर से वो प्रावधान ही असंवैधानिक नहीं हो जाता। अच्छा। हाँ, कोर्ट ने कहा कि प्रक्रिया में सुधार किए जा सकते हैं, मानदंड तय किए जा सकते हैं, पर इन सुधारों के बावजूद स्रोत कई गहरी चिंताएं उठाता है। किस तरह की चिंताएं हैं? ये मामला सिर्फ वकीलों के आपसी दर्जे का तो नहीं लगता? कतई नहीं। स्रोत इसे एक बहुत बड़ा एक प्रणालीगत मुद्दा मानता है। पहली और सबसे अहम चिंता तो ये है कि ये व्यवस्था न्याय तक आम आदमी की पहुंच को कैसे प्रभावित करती है। अच्छा, कैसे? स्रोत अमेरिका के एक उदाहरण देता है। 2014 की रॉयटर्स की एक रिपोर्ट थी, द एको चेंबर। उसमें ये बात सामने आई कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में लगभग 43% अपीलें 1% से भी कम वकील देख रहे थे। अरे बाप रे, 1% से कम वकील और 43% मामले। हाँ, और इसका फायदा अक्सर बड़े कॉर्पोरेट घराला को मिल रहा था। तो स्रोत यह आशंका जताता है कि भारत में भी कहीं ऐसी ही स्थिति ना बन जाए या शायद बन रही हो। और जो चयन की प्रक्रिया है उस पर भी सवाल हैं। लेख में शायद मनमानेपन और भेदभाव का भी जिक्र था। जी, स्रोत इस पर बहुत खुलकर लिखता है। जाने माने न्यायविद FS नरीमन साहब का एक कथन है कि इस व्यवस्था ने वकीलों के बीच एक जाति व्यवस्था सी बना दी है। जाति व्यवस्था, ये तो बहुत गंभीर बात है। हाँ, और चयन प्रक्रिया में व्यक्तिपरकता की गुंजाइश रहती है। एक शब्द इस्तेमाल होता है, होमो सोशल मॉर्फिंग, मतलब अपने जैसे लोगों को चुनने की एक अचेतन प्रवृत्ति, एक अनकहा सा क्लब। तो इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये, जैसा कि स्रोत बताता है, कि अक्सर महिलाएं और जो वंचित समुदायों से आने वाले योग्य वकील हैं, वो कहीं ना कहीं हाशिए पर रह जाते हैं। उन्हें वो पहचान नहीं मिल पाती। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि कुछ गिने चुने स्टार वकील उभर आते हैं और उनका एक तरह से एकाधिकार सा बन जाता है। लेख में शायद बौद्धिक रंगभेद जैसा कड़ा शब्द भी इस्तेमाल हुआ है। सही पकड़ा आपने, इंटेलेक्चुअल अपार्थाइड। ये शब्द शायद इसी कड़वी सच्चाई को दिखाता है कि कैसे हजारों काबिल वकीलों की आवाज अनसुनी रह जाती है और जो बड़े राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे होते हैं ना, हाँ। उन पर भी बहस और फैसले कुछ गिने चुने चेहरों की दलीलों पर टिक जाते हैं। स्रोत ने हाल के वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाले मामले का उदाहरण भी दिया है। इससे तो न सिर्फ न्याय महंगा होता होगा, बल्कि अदालतों में जो अलग अलग तरह के विचार आने चाहिए वो विविधता भी कम होती होगी। बिल्कुल, ये सीधा असर डालता है न्यायिक विविधता पर। तो अदालतों ने इस पूरी स्थिति को कैसे देखा है? इंदिरा जयसिंह मामले में तो सुधार की बात हुई, लेकिन ये जो हाल का जितेंद्र मामला है 2025 का, उसमें क्या हुआ? जितेंद्र मामले में अदालत ने ये तो माना कि पहले जो पॉइंट आधारित सिस्टम था उसमें कुछ हद तक व्यक्तिपरकता थी।
अच्छा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वरिष्ठ दर्जे के लिए जो आवेदन करने की प्रणाली है उसे जारी रखने की अनुमति दे दी गई। कोर्ट ने इसे एक तरह की सहमति माना हाँ। और साथ ही हाई कोर्ट्स को निर्देश दिए कि वो नए, ज्यादा पारदर्शी नियम बनाएं। लेकिन क्या ये प्रक्रियात्मक सुधार काफी हैं? स्रोत तो शायद ये सवाल उठा रहा था कि क्या उस बुनियादी सवाल को छुआ गया कि वकीलों के बीच इस तरह का वर्गीकरण अपने आप में संवैधानिक रूप से कितना सही है? यही सबसे बड़ा अनसुलझा सवाल है और कोर्ट ने इस मूल चुनौती को किसी बड़ी बेंच को नहीं भेजा। ये बात थोड़ी चौंकाती है, खासकर जब हम अपने कानूनी पेशे का इतिहास देखते हैं। इतिहास मतलब स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ाव। हाँ, स्रोत याद दिलाता है कि हमारा कानूनी पेशा तो स्वतंत्रता संग्राम की उपज है, जहां त्याग, सामाजिक समानता ये मूल्य बहुत अहम थे। बाद में संविधान की प्रस्तावना में भी समाजवादी शब्द जोड़ा गया। लेकिन विडंबना ये है, जैसा शोध बताता है, कि इंदिरा जयसिंह 2017 फैसले में हमारे अपने संवैधानिक मूल्यों और इस ऐतिहासिक संदर्भ पर ज्यादा ध्यान देने के बजाय नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे दूसरे देशों की प्रथाओं का हवाला दिया गया। बिल्कुल, और शायद इसी वजह से आलोचक मानते हैं कि ये जो सुधार हुए हैं वो ठीक है, पर मूल समस्या मतलब एक अभिजात्य वर्ग का बनना और मनमानेपन की गुंजाइश वो अभी भी बनी हुई है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो तस्वीर ये उभरती है कि अधिवक्ता अधिनियम की धारा 16, जिससे ये वरिष्ठ वकील का दर्जा बनता है, और हमारे संविधान का जो समानता का सिद्धांत है, उनके बीच एक गहरा तनाव है। सही। आलोचनाएं कहती हैं कि ये व्यवस्था मनमानी हो सकती है, एक खास वर्ग को फायदा पहुंचाती है और कहीं न कहीं न्याय प्रणाली को कमजोर करती है। और अदालतों ने जैसे जयसिंह और जितेंद्र मामलों में प्रक्रिया को सुधारने की कोशिश तो की है, लेकिन स्रोत हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये सुधार काफी हैं, या वो जो मूल संवैधानिक सवाल है वो अब भी हवा में ही लटका हुआ है। और ये मुद्दा सिर्फ वकीलों के करियर या उनके आपसी दर्जे का नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जुड़ा है न्याय की निष्पक्षता से, आम आदमी की अदालतों तक पहुंच से, कानूनी पेशे में विविधता से और अंततः हमारे अपने लोकतांत्रिक मूल्यों की सेहत से। तो अंत में शायद यही सवाल बचता है, और ये सोचने वाली बात है, क्या हमें सिर्फ इस पदनाम की प्रक्रिया को और बेहतर और पारदर्शी बनाने पर ही ध्यान देना चाहिए, या फिर कानूनी बिरादरी और अदालतों को इस बात पर भी गंभीरता से सोचना चाहिए कि एक ऐसा पेशा जो खुद समानता की शपथ लेता है, उसके भीतर इस तरह के वर्गीकरण की जरूरत ही क्यों है?